हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का 13वां चैप्टर विज्ञान का, जिसका नाम है ध्वनि। अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें। तो जैसे बच्चों, इस पाठ का नाम ध्वनि, तो आप जैसे देखते हैं ध्वनि तो सभी की सुनी होगी। जैसे अपन दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो उसकी भी ध्वनि होती है। अपनी विद्यालय के घंटी की ध्वनि, जैसी घंटी बजती तो हम लोग की छुट्टी हो जाती, तो घंटे की ध्वनि आपने सुनी होगी। अगर कोई ऊपर से नीचे आता है तो अपन को पता चल जाता है कि कोई आ रहा। चप्पलों की आवाज़ भी, तो वो भी एक तरह की ध्वनि है। और जब हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं तो आंखों पे पट्टी बन जाती है, और आंखों पे पट्टी बन जाती है तो अपन कैसे खिलाड़ी को पकड़ते हैं? ध्वनि के आधार पर ही हम पकड़ते हैं। तो बच्चों, ध्वनि का हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक दूसरे से संपर्क करने में ये हमारी क्या करता है? सहायता करता है। और हमें अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की क्या सुनाई देती है? ध्वनियाँ, साउंड सुनाई देती है। जैसे विद्यालय के संगीत कक्ष में आपने बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि जो वाद्य यंत्र हैं, इनकी ध्वनि सुनी होगी। तो हम आज इस पाठ में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह कैसे पहुंचती है, और हम इसे कैसे सुन पाते हैं, और कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रबल क्यों होती हैं। ऐसे ही प्रश्न आज हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों, आपको एक चित्र दिख रहा है, ये सब आप जानते होंगे। हारमोनियम क्या होता है, तबला क्या होता है, सितार क्या होता है, बांसुरी। इन चारों जो संगीत वाद्य यंत्र हैं, इन चारों की अगर हम आवाज़ सुनते हैं, चारों की जो ध्वनि है अलग अलग है ना। तो ये वाद्य यंत्र है। अब अपन पढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो अपन पहला प्रश्न था ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, इस पर अपन चर्चा करेंगे कि ध्वनि जो होती है कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। अगर किसी वस्तु में कंपन नहीं है तो वहाँ ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। इसका अपन एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे विद्यालय की घंटी जब बज रही होगी तब आप उसे छू कर देखना, तो देखना उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा कंपनपन को सुनाई देता है ना। और जैसे ही वो बंद हो जाती है तब उसको छू कर देखना, ठीक है। इसी प्रकार अपन एक धातु की कोई प्लेट या कोई भी कढ़ाई या कोई भी अपन एक चीज़ लेंगे, जैसे सुविधाजनक स्थान पर आसानी से लटकाएंगे, जो किसी दीवार को नहीं छुए। जैसे चित्र में दिख रहा है, मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको लटकाना है कोई भी बर्तन, और लटकाने के बाद अपन इस पर चोट करते हैं। चोट करने के बाद अपन इसको छू के देखेंगे तो अपना जो भी बर्तन है वो धीरे धीरे क्या कर रहा होगा? कंपन कर रहा होगा, है ना। और जैसे ही अपन चोट हटा देते, कुछ देर बाद जैसे कंपन, फिर अपन उसको छू के देखेंगे तो वो बिल्कुल शांत स्थिति में होगा। हाथों से कसकर ध्वनि क्या होती है? फिर बंद हो जाती। इसी प्रकार अपन देखते एक और उदाहरण। ये चित्र दिख रहा है आपको, रबड़ का छल्ला लीजिए, है ना। रबड़ का एक छल्ला लेते, इस तरीके से पेंसिल बॉक्स पे जो बच्चे करते हुए होंगे, आप लोग करते हुए, पेंसिल बॉक्स है, जो डायम बॉक्स है, इस पर दो पेंसिल अपन इस तरीके से रबड़ की सहायता से लगा दिए। रबड़ है, इसको अपन ऊपर करते हैं, खींचते हैं, तो अपन को क्या आती? आवाज़ सुनाई देती है ना। एकदम खींचते हैं तो क्या होता है? रबड़ का छल्ला क्या करता है? कंपन करता है, और हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो अपन कंपन पर पहुँचे। कंपन क्या होता है? जब कोई वस्तु मात स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली जो गति होती है उसे अपन क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। मतलब जो अपन ने जैसे रबड़ का, जो ये रबड़ बैंड को ऊपर खींचा है ना, फिर पीछे आया, तो जो ये गति हो रही है वो, और जो तो वो क्या कहलाती है? कंपन कहलाती है। और इसी जो गति होती है वो दोलन गति कहलाती है। इसी का एक उदाहरण और देखते हैं। अपन एक थाली लेते हैं, उसमें क्या करते हैं? एक क्रियाकलाप और देखते हैं। उसमें अपन कुछ जल डालते हैं और एक चम्मच से उसके किनारे पर अपन आघात करेंगे। ये सब आप जो क्रियाकलाप बताए गए ये आप करना, तो आपको ये पाठ और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और उस पर अपन आघात करते हैं तो अपन को दिखता है कि जो पानी है, पानी की जल की सतह पर अपन तरंगें उत्पन्न होते हुए देखेंगे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो जो जल में भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे हमको क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। देखो इस तरीके से कंपन थाली जल तरंगों में भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि एक कंपनमाय वस्तु जो होती है ध्वनि उत्पन्न करती हैं। लेकिन अधिकांश स्थितियों में क्या होता है? जो कंपन होता है हमको दिखाई नहीं देता। तो कंपन जहाँ दिखाई नहीं देता तो वहाँ क्या होता? आयाम भी कम होता है, और उन्हें हम देख नहीं पाते, और हम इन कंपनों का अनुभव जो होता है हम केवल क्या करते? अनुभव कर सकते हैं।
तो हमने देखा कि जो जो ध्वनि है कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो जैसे एक और है, नारियल का एक खोखला गोला लीजिए, एक वाक् तंत्र बनाते हैं, या अपन मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हैं, इसे भी इस पे अपन करेंगे तो कंपायमान भाग को हम पहचान पाएंगे कौन सा भाग इसमें अपना कंपायमान हो रहा है, मतलब कंपन कर रहा है। इसी प्रकार अगर अपन देखते हैं वीणा, वीणा मतलब जो सरस्वती जी ली रहती हैं, तो उसमें कौन सा भाग कंपान करता है, डोरी। ये प्रश्न आता है कि वीणा का कौन सा भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपान, तो ताने डोरी। तबला की झिल्ली, तबला जो देखा हो झिल्ली लगी रहती है तबले पे, तो झिल्ली उसमें करती है। इसी प्रकार अपन और भी आप देखेंगे जैसे मटका, झंझीरा, मटके का जे वाला पोर्शन जो मटका है, मिट्टी के बर्तन, करताल जो आपने देखे होंगे, ये वाद्य यंत्र हमारे देश के अनेक भागों में बनाए जाते हैं। ठीक इस तरीके से ये खट्टम, इसे अपन खट्टम बोलते हैं, ये मंजीरा है। अब ऐसे ही अपन नेक्स्ट आते हैं। अब क्रियाकलाप 13.5 में इसमें देखो बच्चा क्या कर रहा है, इसने पानी बढ़ते हुए क्रम में भरा है। देखो इसमें इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में इसने 6 गिलास लिए, बढ़ते हुए क्रम में इसने पानी भरा और धीरे धीरे सब क्रम से इसमें चोट किया। तो इसकी चोट में करने पर क्या ध्वनि में भी क्या हुआ, अंतर आया, इसमें कम, इसमें ज़्यादा, इस प्रकार एक ध्वनि जल तरंग उत्पन्न हुई। जब हम किसी वाक् तंत्र सितार के तार पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं, तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई देती है, जबकि क्या होता है संपूर्ण जो यंत्र होता है कंपन करता है, इस पूरे यंत्र के कंपन से ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इस प्रकार जब हम किसी झिल्ली पर आघात करते हैं तो झिल्ली की आवाज़ नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण जो यंत्र है, मतलब तबले की अकेली झिल्ली की आवाज़ नहीं सुनेंगे अपन, पूरे तबले का जो यंत्र है हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपन करता है महत्वपूर्ण बात, कौन सा भाग करता है, तो इसको पढ़ेंगे। जैसे अपन कुछ जो जोर से बोलें या गाना गाएं तो हम देखते हैं कि हमारे गले का कुछ उभरा हुआ भाग हमें दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। तो जो मनुष्य मानव होते हैं, या हम मानवों में या हम में, बच्चों सभी में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हम लोग बोलते हैं, वाक् यंत्र या कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। अगर हम उंगलियों को कंठ के ऊपर रखेंगे तो हमें अपना उभरा हुआ भाग दिखेगा। ये उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, वाक् यंत्र कहलाता है। ये जस्ट श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। इस वाक् यंत्र और कंठ के आर पार क्या होते हैं, 2 वाक् तंतु होते हैं, जो इनके बीच में वायु निकलने के लिए क्या होती है, एक संकीर्ण छिरी होती है, जिससे क्या होती है, हवा बाहर निकली जाती है। चित्र दिख रहा है अपन को, ये अपने गले के जो वाक् तंतु हैं, ये 2 वाक् तंतु है, जिसके बीच में संकीर्ण ये गली है, जिससे हवा बाहर निकलती है। तो चित्र ही पेपर में बहुत आता है बच्चों, वाक् तंत्र क्या होता है, इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक छिरी के बाहर निकालते हैं तो जो क्या होता है, तो जो वाक् तंतु जो अपने गले में है, स्थित है कंठ में, तो वो कंपित होते हैं और जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वाक् तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ ढीला कर सकती हैं। जब वाक् तंतु तने और जो पतले होते हैं तो वाक् ध्वनि का जो प्रकार होता है वो वाक् ध्वनि से कैसा होता है, भिन्न होता है। और जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो तब भी अपन आवाज़ में अंतर देखते हैं। तो अब अपन ये देखेंगे कि जो वाक् तंतु, जो अपने गले के जो वाक् तंतु है, कार्य कैसे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि कार्य कैसे करते हैं, मतलब अपने गले में जो वाक् तंतु है, तो इसको समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। ये चित्र दिख रहा है, इसमें अपन ने 2 कागज़ की 2 पट्टी ली है ना, कागज़ की 2 पट्टी इस चित्र में देख, इस पट्टी को 2 सटा के अपन इस तरीके से हवा फूकेंगे तो हम देखेंगे कि वाक् तंतु भी ठीक उसी प्रकार हमारी ध्वनि उत्पन्न करते। तो ये क्रियाकलाप आप करना, बिल्कुल सरल है। 2 पट्टी बनाना कागज़ की, उन दोनों के बीच में अपन हवा फूकेंगे तो हमें कुछ अंतर अपन को ध्वनि सुनाई देगी। इसी प्रकार ये चित्र एक और दिख रहा है, इस तरीके से भी हम वाक् तंतुओं की कार्यविधि हम समझ सकते हैं। इस तरीके से ये फिरकनी अपन बनाते हैं, जैसे हवा भरते हैं और हवा निकालते, तो इसमें अपन को अंतर ध्वनि अपन को उत्पन्न दिखाई देगी। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवाज़। पहला अपन ने बताया ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, कंपन के द्वारा। ठीक है,
और एक चीज़ और बच्चों जो पेपर में आती है, पुरुषों में वाक् तंतुओं की जो लंबाई होती है 20 mm होती है, जबकि महिलाओं में 15 mm होती है। और बच्चों के जो वाक् तंतु होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और पुरुष महिलाओं तो बच्चों की जो वाक् ध्वनि मतलब आवाज़ भी होती है वो अलग अलग होती है, तभी तो अपन पहचान लेते हैं कि ये महिला की आवाज़ है, ये पुरुष की आवाज़ है, ये बच्चों की आवाज़ है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि पुरुषों की वाक् तंतु की लंबाई कितनी होती है, महिलाओं की कितनी होती है, इनकी आवाज़ अलग अलग क्यों होती है, तो हमें बता सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम, इसको अपन बहुत से उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे एक उदाहरण ये है, अपन एक कांच का गिलास लेंगे, इसमें अपन मोबाइल रख देंगे। ध्यान रखना है मोबाइल को अपन को पानी में नहीं रखना है ना। जैसे ही और अपने एक मित्र से कहेंगे घंटी करने के लिए, तो हमें क्या होगा, हमें आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही हम इसको हाथ से सटा के रख देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, और इसके अंदर की जो हवा है वो बाहर निकाल देंगे गिलास के अंदर की, तो हमें क्या घंटी की, मोबाइल की घंटी की आवाज़ सुनाई देगी? नहीं देगी। और बाहर खींचने पे वायु क्या हो, घंटी की जो ध्वनि होगी बिल्कुल स्लो हो जाएगी। गिलास को अगर अपने मुंह से हटाते हैं तो क्या ध्वनि की आवाज़, हाँ हमें ध्वनि की आवाज़ अच्छी सुनाई देगी। तो मतलब इससे सिद्ध होता है कि जो ध्वनि के संचरण के लिए वायु की आवश्यकता होगी। अगर वायु नहीं होगी तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा। अगर हम किसी बर्तन में से पूरी वायु बाहर निकाल देते तो वह स्थान कैसा होगा, निर्वात होगा, और निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। मतलब ध्वनि मतलब आवाज़ इधर से उधर जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, वायु की आवश्यकता होगी। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि क्या द्रव मतलब पानी में भी संचरित होती है, बिल्कुल होती है। अपन इसको एक उदाहरण से समझेंगे। इस तरह चित्र दिख रहा है आपको, एक अपन टब लेंगे, घंटी की एक घंटी घंटुली अपने यहाँ होती है, इसे पानी के अंदर बजाएंगे और कान को बिल्कुल सटा के रखेंगे, पर इस तरीके से रखेंगे कि कान में पानी ना जाए और हम आवाज़ सुनेंगे। तो हमको क्या, आप इसको करके देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आवाज़ सुनाई दी कि नहीं दी। तो इस तरीके से जो वायु जो ध्वनि है अपनी द्रव में भी संचरित होती है ना। तो ध्वनि अब अगला प्रश्न है कि ध्वनि ठोसों में भी गमन करती है। तो हाँ, इसका भी अपन उदाहरण देखते हैं कि जैसे हमने ये, आप इस तरीके से आपने कभी करा भी होगा कि ये धातु का 1 मीटर स्केल अपन ने लिया है, इसे अपन ने एक बच्चे ने कान पर लगाया और दूसरे बच्चे ने धीरे से दूसरे सिरे पे कुछ खटखटाया, तो देखा कि हमें आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल सुनाई देगी, है ना। इसी प्रकार अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं टेबल पर इस तरीके से हम कान लगाएंगे और टेबल पर अपन इस तरह से खटखट करते हैं तो कान पे हमें आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल सुनाई देती है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो ध्वनि है ठोसों में मन में भी गति करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वाला क्रियाकलाप खिलौना टेलीफोन का तो क्रियाकलाप आपने करा ही होगा, तो इससे हमें आवाज़ सुनाई हमको देती है। तो ध्वनि होती है जो ठोस, द्रव, गैस, तीनों इसके माध्यम है और तीनों माध्यम में हम ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि ध्वनि का माध्यम सॉरी कौन सा है, तो ठोस, द्रव, गैस। अब अगला प्रश्न, ये ध्वनि हमारे कानों के द्वारा कैसे सुनते हैं, कानों के द्वारा कैसे सुनते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि कान के बाहरी भाग जो हमारा जो कान होता है कीप के आकार का होता है, कीप फनल के जैसा, है ना, जिसमें क्या हमारी ध्वनि प्रवेश करती है, एक नलका से गुजरती है जिसके सिरे पे पतली ताने झिल्ली होती है, कर्णपटह होती है ना। अब कर्णपटह क्या होती है, इसको अपन एक उदाहरण से समझेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कर्णपटह क्या होता है, कि जो अपने कान के अंदर का कर्णपटह है वो कैसे कार्य करता है। अपन एक गिलास एक प्लास्टिक या टिन का डिब्बा लेंगे, इसके दोनों सिरों को अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। एक सिरे पर अपन गुब्बारा लगाएंगे, है ना, और दूसरे सिरे से अपन और गुब्बारे के ऊपर अपन दाने या कुछ भी आपको थर्माकोल की गोली जो भी रखना है वो अपन रख सकते हैं। इस तरीके से ऊपर जी रखा है, और जैसे ही अपन नीचे से इसमें हवा डालेंगे तो क्या होगा, ये जो गुब्बारे या अनाज के दाने क्या करेंगे, गति कर रहे होंगे। तो कर्णपटह अपना इस तरीके से ही गति करता है। जो कर्णपटह जो होता है अपनी तानित रबड़ सीट के समान ही होता है, जो अपन ने गुब्बारा लगाया है ना उसके समान ही होता है। जैसे ही कंपन उसके ऊपर जाते तो वो कंपन जो होते गति करने लगते हैं कर्णपटह पर। ध्वनि के जो कंपन होते हैं कर्णपटह को कंपित करते हैं, और कर्णपटह कंपनों को कहाँ भेज देते हैं, इनर एयर में भेज देते हैं।
वहाँ से संकेत मस्तिष्क तक भेज दिए जाते। इस प्रकार हमको ध्वनि हमको सुनाई देती है। बच्चों, ये चित्र है करपटे का। करपटे जी अपना करपटे है, ये कंपित कण है। जैसे करपटे कंपित हुआ तो ये जो ध्वनि जो सुनी है वो कहाँ चली गई, इनर कण में, जिसके द्वारा हमको ध्वनि इनर कण के द्वारा जो इनर कण में पहुंची, इनर ईयर में, वहाँ से संदेश कहाँ पहुंचती थी, मस्तिष्क में, जिससे हमें मस्तिष्क में भेज दिए जाते। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना, अब आपको समझ में आ गया हो कि हम कानों से ध्वनि कैसे सुनते हैं। इसलिए हमें कानों में कभी भी कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारे करपटे को क्या होती है, क्षति पहुंचती है और सुनने की जो शक्ति होती है वह भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। फिर कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति, इसको समझेंगे। अपने आयाम तो अभी अपन ने समझा ही था कि जब किसी वस्तु का बार बार इधर उधर जो गति करना होता है वो कंपन कहलाता है, या जो कंपनी होता है वो ही आयाम कहलाता है। जो गति होती है वो दोलन गति कहलाती है। आवर्तकाल हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके। आवर्तकाल क्या होता है कि एक दोलन को करने में जितना समय लगता है वो क्या होता है, आवर्तकाल कहलाता है। अब अपन यहाँ बात करते हैं आवर्ती क्या होती है। तो आवर्ती क्या होती है, प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या दोलनों की आवर्ती कहलाती है। इसे अपन हर्ट्ज से में हर्ट्ज इसकी वो जो होती है इकाई होती है, और हर्ट्ज आवर्ती क्या होती है, एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। कभी पूछ सकते हैं कि एच जेड जो हर्ट्ज आवर्ती क्या होती है, तो एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, तो अब इससे अपन को सब आपने देखा होगा कि सब जो ध्वनियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की होती है। तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि सभी ध्वनियाँ अलग अलग प्रकार की क्यों होती हैं, किस कारण से होती हैं। तो ये ध्वनियों की जो अलग अलग आवाज़ अपन को सुनाई देती है वो दो रीजन होते हैं, एक आयाम और एक आवर्ती। किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं जिसके आधार पर जो ध्वनियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ ध्वनियों की केवल हम आवाज़ सुन के ही हम पहचान लेते हैं। अब आता है प्रबलता और तारतत्व। इसको भी बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये भी पेपर में बहुत आता है कि प्रबलता और तारतत्व क्या होता है। तो पहले प्रबलता की बात करेंगे हम, कि जैसे हमने एक गिलास लिया और इस गिलास को एक चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे पर टकराया, तो क्या हुआ, धीमे से टकराया तो इसका जो कंपन होगा स्लो होगा, है ना। और जैसे जोर से मारेंगे तो गिलास क्या पूरी तरह से हिल जाएगा। हिलना मतलब कंपन होना। इसी प्रकार अपन एक इस तरह से थर्माकोल की एक गोली बांध देते हैं एक छड़ी में, और फिर थर्माकोल की गोली से अपन गिलास को आघात करते, तो क्या होता, थर्माकोल की गोली से गिलास कितना विस्थापित हुआ, थोड़े बहुत होगा विस्थापित, है ना। तो इसी प्रकार अगर हम इसको मतलब जोर से करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो जब हमने गिलास को धीमे और बाद से अधिक बल से आघात करते हैं, दोनों स्थितियों में गिलास के कंपन की आयाम की तुलना करते हैं। जब हम धीमे से करते हैं तो आयाम जो होते कंपन होते कम होते, कंपन कम है तो आयाम भी कम है ना। और जब हमने तेज किया, आघात तेज किया, तो कंपन भी ज़्यादा हुए, तो अपनी जो आयाम है वो भी कैसा हुआ, अधिक हुआ। तो अपन इससे क्या समझे, इससे ये समझे इन बातों से कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के भर के समानुपात होती है। मतलब जितनी अधिक कंपन होगा, जितना अधिक उतना अधिक आयाम होगा, और आयाम अधिक होगा तो ध्वनि की जो आवाज़ होगी वो भी अधिक होगी। यदि आयाम दुगना है तो प्रबलता भी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो प्रबलता को हम डेसिबल मात्रक से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार कुछ अपन ध्वनि की प्रबलता को समझते हैं। सामान्य श्वास की कितनी होती है, 10 डेसिबल। बंद फुसफुसाहट की 30 डेसिबल, ये पेपर में आ सकता है। सामान्य बातचीत वार्तालाप की 7 डेसिबल। व्यस्त यातायात में जो ध्वनि सुनाई देती है अपन को 70 डेसिबल। और फैक्ट्रियों में जो ध्वनि की आवाज़ अपन को सुनाई देती है वो 80 डेसिबल होता है। अगर हमने 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि सुनी वो हमारे लिए शोर हो जाती है, और ये 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कैसा होता है, कष्टदायक होता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे लिए कष्टदायक होता है, तो 80 डेसिबल से। तो हमने क्या समझा कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है आयाम पर निर्भर करती है, और जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होगा तो ध्वनि अधिक होगी, आयाम कम होगा तो ध्वनि स्लो होगी। आगे समझ में आपको।
अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे तार तत्व। जो अपन ने तार तत्व क्या होता है, अब तार तत्व जो निर्भर करता है आवर्ती पर निर्भर करता है। यदि किसी कंपन की जो आवृत्ति है अधिक है तो हम कहेंगे ध्वनि कैसी है, तीखी है। और अगर कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का जो तार तत्व है वो कम है। जैसे अपन इस चित्र में दिख रहा है, ये जो ढोल बजा रहा है तो इसका जो तार तत्व अपन को कम दिख रहा है ना। और दूसरे चित्र में देख रहा है सीटी बजा रहा है लड़का, इसका जो तार तत्व है जे अधिक है ना। तो क्यों है, यहाँ जो आवृत्ति है कैसी है, अधिक है। अपन इसको समझेंगे। अगर देखा अपन ने कि जो होता है ढोल मद जो आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए कम ताकत की ध्वनि उत्पन्न होती है। और सीटी की जो आवृत्ति है अधिक है तो हमें अधिक ताकत की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। मतलब सीटी की आवृत्ति अधिक कैसे, कि सीटी जल्दी जल्दी बजती है ना, प्रति सेकंड में ज़्यादा दोलन कर रही। मैं जब सीटी को बजाने में हमको कम समय लग रहा है, और जब ढोल बजाएंगे तो ढोल बजेगा, फिर आएगा, फिर अपन उठाएंगे, फिर बजेगा, तो इसकी जो आवृत्ति है कैसी है, कम है ना। तो कम आवृत्ति है तो इसका जो तार तत्व है तो कम, माने गैप दे दे के बजता है। और सीटी जल्दी, तो सीटी की जो आवृत्ति है वो अधिक है तो सीटी की जो तार तत्व की ध्वनि है वो भी अधिक होगी। और जो पक्षी होते हैं उच्च तार तत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। शेर की जो दहाड़ है उसका तार तत्व मद होता है ना। शेर की दहाड़ की लेकिन आवाज़ कैसी होती है, अधिक प्रबल होती है, जबकि पक्षी की ध्वनि जो होती है कैसी होती है, दुर्बल होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों वयस्कों की आवाज़ हम सुनते हैं तो उनकी आवाज़ों में भी अंतर होता है कि बच्चों की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से कैसी होती है, अधिक होती है। और इसी प्रकार एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की होती है, सो वो कैसी होती है, तीखी होती है। अधिक आवृत्ति का अर्थ है पतली आवाज़, है ना। सो अधिक आवृत्ति पतली आवाज़ का रहता है। तो इस प्रकार सबकी आवाज़ इस तरीके से अलग अलग होती हैं। अब अपन आते हैं श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती है। श्रव्य मतलब सुनने वाली, अश्रव्य ध्वनियाँ मतलब ना सुनने वाली। तो जैसे 20 कंपन प्रति सेकंड, मतलब कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है 20 कंपन प्रति सेकंड की जो कम आवृत्ति की ध्वनि उसे हम नहीं सुन सकते। तो ये प्रश्न आता है कि हम कौन सी ध्वनियाँ नहीं सुन सकते, तो 20 कंपन प्रति सेकंड है ना, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति। और 20 हर्ट्ज से अधिक कहाँ तक, 20 के हर्ट्ज तक, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति को हम सुन सकते, माने 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति हम नहीं सुन सकते। तो जो 20 हर्ट्ज से जो कम जो ध्वनियाँ होती हैं ऐसी ध्वनियों को हम अश्रव्य कहते हैं। और 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती हैं वो श्रव्य ध्वनि होती हैं, जिन्हें हम आसानी से सुन सकते हैं। तो ये प्रश्न आता है तो ये आप कर लेना याद। इसका कुछ जंतु जो होते हैं 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की आवृत्ति सुन सकते हैं। कुत्तों में ये क्षमता होती है, इसलिए पुलिसकर्मी जो सीटी बजाते हैं तो उच्च आवृत्ति की जो ध्वनि की उत्पन्न करने वाली सीटियों का ही प्रयोग वो करते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आते हैं शोर और संगीत में क्या। तो बच्चों एक बार और मैं आपको बता, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज तक का हम सुन सकते हैं। इससे कम और इससे ज़्यादा की जो ध्वनि होती है उन्हें हम नहीं सुन सकते। तो ये भी पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है शोर और संगीत क्या होता है। तो सीधी बात है कि शोर क्या होता है, जो हमारे कानों को कष्ट दे, अप्रिय ध्वनियाँ जो हमें अच्छी नहीं लगे वो क्या होती है, शोर कहलाती हैं। 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनियाँ होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की, वो क्या कहलाती हैं, शोर कहलाती हैं। और दूसरी वो जो हमारे कानों को सुखद लगे, अच्छी लगे, वो कौन सी ध्वनि कहलाती हैं, सुस्वर ध्वनि कहलाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो बच्चों आपने वायु प्रदूषण पढ़ा होगा, जल प्रदूषण पढ़ा होगा, उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण आता है। तो ध्वनि प्रदूषण बच्चों जब हिंदी का पेपर होगा उसमें भी ध्वनि प्रदूषण में का प्रश्न आता है कि ध्वनि प्रदूषण पर निबंध करो। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लो। ध्वनि मतलब जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उससे भी जो अवांछित ध्वनियाँ होती हैं वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियों को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब किन किन से अपन को अवांछित ध्वनि है, जैसे पटाखों की आवाज़, वाहनों की ध्वनियाँ,
है ना। मशीन है, लाउड स्पीकर, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रसोई घर के कुछ उपकरण जो क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। अब अगर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा हो तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, अनिद्रा, अति तनाव, चिंता या अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी हमको बीमारियां ध्वनि प्रदूषण से हो सकती हैं। इसे कम करने के क्या क्या उपाय हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जो वायुयान के जो इंजन है, यातायात के वाहन है या औद्योगिक मशीन है, इनमें हमें साइलेंसर लगाना चाहिए जिससे कम से कम आवाज़ सुनाई दे। दूसरी बात है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो उद्योग हैं या क्रियाकलाप है, इन्हें हमें अपनी आवाज़ से कहीं दूर स्थापित करना चाहिए और स्वचालित वाहनों के हॉर्न का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न, संगीत के निकायों की ध्वनि प्रबलता जो होती है कम रखना चाहिए और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए सड़कों वनों पर, जिससे ध्वनि हमारे घरों तक ना पहुंच पाए। तो बच्चों, इस तरीके से अपन ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते। तो ये प्रश्न एक निबंध हो गया आपका, इसे आप समझ लेना, विज्ञान में भी काम करेगा और ये आपका हिंदी में भी काम करेगा। इसी प्रकार श्रवण क्षति क्या होती है, श्रवण क्षति मतलब कानों को, मतलब कानों के द्वारा कम से कम सुनना। तो श्रवण क्षति होती है, बहुत ही विरले होती है, प्राय जन्म से होती है। ये डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी भी बीमारी या चोट, उम्र के कारण हो सकती है। ऐसे बच्चों की यहाँ विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे अपनी जो बात कहते हैं संकेत भाषा के को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी सुनने की शक्ति अगर कम है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों में वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है ना। इसलिए हमें इनके रहन सहन, श्रवण क्षतिग्रस्त के जो रहन सहन की बातों में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर रहा है और करना भी हमको चाहिए। फिर नेक्स्ट है अपन इसके प्रमुख जो वर्ड मीनिंग है उन पर आते हैं बच्चों। तो यह सबसे पहले आयाम, तो आपने देखा है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कंपित वस्तुओं से उत्पन्न होती। ध्वनि कंपित करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, जो कंपन होता है वो ही आयाम कहलाता है। फिर है कर्णपट है ना। फिर क्या है, कर्णपट है। कर्णपट है क्या कहता है, कर्णपट है ध्वनि के कंपन, जो कंपन होते हैं है ना, तो उनको अनुभव करता है और हमारे मस्तिष्क पर भेज देता है, जिस कारण हम क्या करते हैं, सुन पाते हैं, है ना। फिर उसके बाद आवृत्ति क्या होती है, तो प्रति सेकंड में होने वाले दौलने और कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हम हर्ट्ज से व्यक्त करते हैं। अब कंठ और वाक्य यंत्र, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। जो कंठ और जो वाक्य यंत्र होते हैं बच्चों, तो ये हमारे गले में जो उभरी हुई संरचना होती है वो कंठ और वाक्य यंत्र कहलाती है ना। ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होती है। तो ये प्रश्न है एक और, श्वास नली क्या होती है, तो श्वास नली जिसके जरिए हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते और बाहर निकालते। तो जस्ट इसी के ऊपर वाक्य यंत्र होता है या कंठ होता है। तो बच्चों तीन है इसमें, श्वास नली, वाक्य यंत्र है ना, और एक कंठ, इन तीनों की बात मैं यहाँ कर रही हूँ। तो जो वाक्य यंत्र, कंठ, इनके द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जो श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होती है, जो गले का जो उभरा हुआ बाहर होता है, वहाँ वाक्य यंत्र होता है। इसमें दो वाक्य तंतु होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे बीच वायु के निकलने के लिए इन एक एक संकीर्ण छिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक छिरी से बाहर निकालते हैं तो ये वाक्य तंतु कैसे होते हैं, कंपित होते हैं। प्रबलता क्या होती है, अभी हमने बताया था कि कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही अधिक प्रबल होगी। मतलब कंपन जितना अधिक होगा, है ना, अगर किसी चीज़ को अपन जितनी जोर से मारते हैं तो उसकी आवाज़ उतनी ही तेज होती है। तो आवाज़ जितनी तेज वो प्रबलता ही कहलाती है। तो कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ध्वनि भी प्रबल होगी। शोर, अप्रिय जो ध्वनि होती हैं उन्हें हम शोर कहते हैं। दोलन, जब कोई वस्तु इधर से उधर गति करती है उसे हम कंपन कहते हैं और उस गति को हम दोलन गति कहते हैं। तारतत्व क्या होता है, कंपन की आवृत्ति अगर अधिक है, जैसे हमने सीटी बजाई तो सीटी कम जल्दी जल्दी बज रही है, तो सीटी की जो आवृत्ति अधिक है तो उसका तारतत्व अधिक है, और अगर आवृत्ति कम है तो उसका तारतत्व कैसा होगा, कम होगा। जैसे अपन ढोलक बजाते हैं तो ढोल बजाने में अपन को समय लगता है। जैसे फिर बजाया, फिर उठाया डंडा, फिर बजाया, तो इसमें क्या हो रहा, जो दोलन की जो गति हो रही है वो थोड़ी देर से हो रही है ना। तो ये इसी को अपन आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति यहाँ कैसी हो रही है, कम है ढोल बजाने में, तो इसका जो तार तत्व है वो भी कम है। और सीटी में जल्दी जल्दी बजती है सीटी, है ना, तो उसका जो आवृत्ति अधिक है तो उसका तार तत्व भी कैसा होगा, अधिक होगा।
इसी प्रकार आवर्तकाल, एक दोलन में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। कंपन मैंने बता ही दिया है। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया। इसके बाद एक टॉपिक और है, इसको वो समझाऊंगी। आपने सुना हुआ इलाहाबाद में, इलाहाबाद नहीं, हैदराबाद, भारत के हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक पर एक भव्य किला है। यहाँ पे बच्चों एक ऐसी चीज़ है कि जैसे हम आवाज़ करते हैं किले के गुम्बद के नीचे, तो वो आवाज़ हमको 1 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जैसे इस गुम्बद के नीचे एक नीचे बिंदु पर निकास द्वार है, इस किले के निकास द्वार के पास एक गुम्बद है, और गुम्बद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर हाथ की तालियों से उत्पन्न ध्वनि क्या करती, गूंजती हो, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर तक हमें आवाज़ इसकी सुनाई देती है। तो वहाँ के राजा ने इसे किस नाम से जाना, चेतावनी प्रणाली के रूप में इसे इसकी स्थापना की गई थी। यदि कोई सुरक्षा कर्मी जिले के बाहर कोई भी रहस्यमय हलचल देखता है या कोई आक्रमण देखता है, तो कोई भी व्यक्ति गुम्बद के अंदर स्थित निश्चित बिंदु पर ताली बजाता था, तो किले के भीतर की जो भी फौज या सेना है वो सतर्क हो जाते थे। तो बच्चों ये जो अपनी ये घटना, मतलब ये अपने जो पहले पुराने लोग थे, मतलब पहले से परिचित थे मतलब इस प्राणी से। तो ये बहुत से इंजीनियर जो हैं और या आर्किटेक्चर इस अजूबे के लिए अभी भी प्रसिद्ध हैं, ये बना कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि ये कहाँ है। तो भारत में हैदराबाद के निकट गोलकोंडा नामक एक भव्य किला है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मुझे ये बताना ज़रूरी है। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगी। घर पर रहे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।